हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो है हमारा क्लास होता है 4 बजे और 4 बजे बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास लेकर मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज हम लोग जो है ब्रूनर का जो है ब्रूनर का जो है थ्योरी करेंगे। ब्रूनर की थ्योरी को हम आज देखेंगे। ब्रूनर की जो है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है। और इसमें आप लोगों को जो है ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा सारा क्लास का आज का मैं आपको दिखा दी हूँ। चलिए, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। ब्रूनर का 2 थ्योरी है, मैं आपको बता दूँ, एक कॉग्निटिव है और एक डिस्कवरी है। तो आज हम ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी करने वाले हैं। लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो हम सारा कर रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई थ्योरी आता है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई थ्योरी आता है, तो कोई भी थ्योरी छूटे ना हमसे, इसलिए हम सारा थ्योरी कर लेंगे। और उसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे 4 बजे की क्लास में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो है 4 बजे और सेकेंड ईयर क्लास 7 बजे यहाँ पर दिया जाता है। अवध यूनिवर्सिटी का जो है सेकेंड ईयर क्लास आज से स्टार्ट है 7 बजे, तो वहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रूनर का 2 थ्योरी है, मैं बताऊं, डिस्कवरी लर्निंग है, एक कॉग्निटिव थ्योरी है। तो ये हम जो अभी हिंदी में आज हम आपको करवाने वाले हैं डिस्कवरी, एंड इंग्लिश में आपका कॉग्निटिव लर्निंग रहेगा। दोनों अलग अलग लाने का रीज़न है मेरा, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग का जो है इंग्लिश में सही मटेरियल मुझे नहीं मिला। सो मैं उसके लिए जो है आप लोगों को कल जब करवाऊंगी, कल जब हिंदी में मैं इसका कॉग्निटिव करवाऊंगी तो वो आपको मैं डिस्कवरी दे दूंगी, लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कवरी जैसे कि नाम ही है, मतलब खोज, तो अधिगम एक खोज है, अधिगम को एक खोजना है, ऐसा कुछ है क्या? चलिए देखते हैं क्या। ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम एक खोज आधारित निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, ये खोज पे डिपेंड करने वाला एक सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिव है। जब बच्चा अपने पुराने अनुभव तथा वर्तमान ज्ञान के आधार पर तथ्यों की खोज करता है। सही बात है, ये अगर आप अपने आप से पर्सनली अपने आप में आप इसको जोड़ोगे ना इस थ्योरी को, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। जब भी हमें कुछ नया ऐसा मिलता है या फिर हम उसके बारे में एनालाइज करते हैं और हम उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो हमारा पुराना नॉलेज रहता है, जो पुराना ज्ञान रहता है, हम उसको कनेक्ट करते हैं और सब मिला करके, पुराने नए नॉलेज को मिला करके हम जो है एक्चुअल जो लर्निंग है हम उस तक पहुंचते हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं, यही है जो है डिस्कवरी लर्निंग है। ब्रूनर का ये सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। बिल्कुल, अब ये आपको और कोई करके नहीं दे सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपका अपना पुराना जो नॉलेज है, जो नया नॉलेज आपको बताया जा रहा है, उसके साथ कनेक्ट करके और नए लर्निंग तक आपको पहुंचना है, तो इसमें आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग है। अन्वेषणात्मक अधिगम समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है। आपकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं तो उस समय ये हम डिस्कवरी लर्निंग का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। हम अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज को मिला करके और फिर जो है उसका हम समस्या का समाधान करते हैं। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और उसे एक नया रूप प्रदान किया। जब हम कल का क्लास करेंगे जिसमें हम कॉग्निटिव थ्योरी करेंगे ब्रूनर का ना, तो आपको दिखेगा कि ब्रूनर ने कैसे पियाजे की थ्योरी में जो जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसको मॉडिफाई किया है, उसमें चेंजेस किए हैं। तो आज तो डिस्कवरी है, जब कॉग्निटिव करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया। बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं और शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स बताया जाता है कि बच्चों का जो है स्टार्टिंग में, स्पेशली शैशवावस्था की बात करें तो उस समय जो है उनका फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू मानसिक, कंपेयर टू मेंटल। तो उस समय जो है एक्चुअल में बच्चे जो है किस तरह से मानसिक रूप से बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या चीज़ें जो चलती रहती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है ब्रूनर ने अपने शब्दों में बताया है। मानसिक अभिव्यक्ति यानी मेंटल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं चाइल्डहुड में। सबसे पहले है
दृश्य प्रतिमा विधि यानी आइकॉनिक मोड, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं विजुअल इमेजेस बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, जैसे कि उसने कुछ जो भी चीज वो सुन रहा है ना, उसका एक्चुअली में इमेज बनते जाता है। एक्चुअली में ये बच्चों के साथ ही नहीं, हम भी करते हैं, हम लोग भी जो है जो चीज़ें सुनते हैं, जिनका हम बोलते हैं ना इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है, वो एक्चुअली में जो है पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में उस चीज़ को ले करके। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं बचपन में, शैशव से बाल्यावस्था के बीच के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, जो सुनते हैं उसका विजुअल जो है इमेज जो अपने माइंड में बनाते चलते हैं। तो दृश्य प्रतिमा विधि इसमें यूज करते हैं। दूसरा होता है सांकेतिक मोड, मतलब कि वो अपने मानसिक स्थितियों को, मानसिक चीज़ों को बताने के लिए वो ये सब चीज़ करते हैं। जो भी चीज़ें सुनते हैं उसका जो पिक्चर अपने दिमाग में पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है सांकेतिक मोड यानी सिंबॉलिक मोड, यह वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स का उनके मूल्य विकल्पों से संबंध स्थापित करने की योग्यता प्रदर्शन करता है। जैसे जैसे बच्चों का धीरे धीरे अभी जैसे लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, तो एक्चुअली में आप देखिए एकदम बचपन से समझिए, जब बच्चा बोल नहीं पा रहा, जब ठीक है उसे इशारा करता है, ये सब करता है, उस समय क्या करता है बच्चे का जो है हर एक वर्ड, हर एक चीज़ों का जो है पिक्चर उसके दिमाग में बना हुआ है। बच्चा बन के सोचिए, पिक्चर उसके दिमाग में बना हुआ है। अब धीरे धीरे उसका जो है आवाज़ निकलने वाला है, बोलने वाला है, तो उस समय क्या करता है, वो कुछ बोलता है, कुछ उसके मुंह में ही रह जाता है, हाफ हाफ कट करके या तोड़ तोड़ के बोलता है। उस समय वो सारे सिंबल्स जो है वो यूज करता है। अगर पा पा बोल रहा है तो वहां पर जाकर के हाथ मारेगा या कोशिश करता है वो, तो वो जो पिक्चर्स उसके दिमाग में बने हुए रहते हैं उसको जो है सांकेतिक रूप देता है वो। अभी एकदम बचपन से, एकदम जहां बोल नहीं पाता है वहां पे अपने दिमाग में विजुअल इमेज बनाता है, ठीक है। दूसरे में जो है वो अब बोलने के लिए वो ट्राई कर रहा है, तो जो भी उसके इमेजेस बने हुए हैं उसको वो सिंबल रूप दे रहा है, सांकेतिक रूप जो है वो दे रहा है। पूरा क्लियर तो नहीं बोल पाता है ना, संकेतों में बोलने का स्टार्ट करता है, और छोटे छोटे शब्द जो है टूटे फूटे शब्द जो है यूज करता है। तीसरा है सक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड। यह वह तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जैसे भूख की अनुभूति को रो रो कर अभिव्यक्त करना, हाथ पैर हिलाना तथा वस्तु पकड़ना। इन क्रियाओं के माध्यम से वो बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ये इनएक्टिव मोड उस टाइम में होता है जब बच्चा बोल ही नहीं पाता है, वो बस और बस जो है अपने एक्टिविटी के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही जो है अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है। मानसिक चीज़ों को जो है वो अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही जो है व्यक्त करता है। उपरोक्त ब्रूकर की विधियों में गेस्टॉल्ट, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद की झलक दिखाई पड़ती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्रकृति अथवा गेस्टॉल्ट बाद का अनुसरण करती है। सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुरूप करती है, तथा सक्रियता विधि जो है उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाती है। तो ये ब्रूनर नहीं होगा, ब्रूनर होगा। ब्रूनर की इस थ्योरी में हमें तीनों फेज दिख जाता है। गेस्टॉल्टवाद भी दिखता है, जिसमें जो है हम गेस्टॉल्टवाद में क्या होता है, जो इमेजेस से ज़्यादा जो है बच्चे सीखते हैं या समझते हैं, ये हम चीज़ यूज़ करते थे। तो दृश्य प्रतिमा विधि जो है ये गेस्टॉल्ट में आता है, तो ये विधि यूज़ जो होता है वो गेस्टॉल्ट का हो गया। कॉग्निटिज्म जो संज्ञानवाद है ये पियाजे का विधि है, जिसमें संकेत यूज़ करता है बच्चा पहले। और तीसरा हमारा जो है सक्रियता, इनएक्टिव होता है, वो हमारा जो है एसआर है, स्टिमुली। भूख लगेगा तो हाथ पैर मारेगा, जिसे हमें समझना होता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा कि हाँ उसे भूख लगा है इसलिए वो रो रहा है या कुछ ऐसा, तो ये होता है स्टिमुली वाला। तो ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 मास तक सक्रियता विधि यानी इनएक्टिव मोड होता है। सबसे पहले इनएक्टिव मोड होता है क्योंकि उसमें बोल नहीं पाता है, तो अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही वो दिखाता है। 18 से 24 मास की आयु तक दृश्य प्रतिमा, सिर्फ पिक्चर वाला, बोल अभी भी नहीं पा रहा है तो अपने दिमाग में सिर्फ पिक्चर बना रहा है, ठीक है। तथा
7 वर्ष की आयु तक सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास को ऐसी प्रक्रिया माना है जो एक क्रम में चलती है। समझ में आया? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पियाजे से के साथ जो है एग्री किया है कि हाँ ऐसी प्रक्रिया है जो एक साथ ही चलती रहती है। शैशवावस्था में कुछ और है, बाल्यावस्था में कुछ और है, किशोरावस्था में कुछ और है, जो कि पियाजे ने ये अपनी थ्योरी में बताया है। यही थ्योरी को जो है ब्रूनर आगे बढ़ाते हैं। ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों को जो सूक्ष्म निरीक्षण किया उसके परिणाम निम्न हैं। ब्रूनर ने जो है कक्षा में एक बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या रिजल्ट आए वो है विषय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी एक ही संरचना होती है, उसके अनुसार आधारभूत संप्रत्यय, नियम तथा प्रविधियां होती हैं। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले संप्रत्ययों, नियम, प्रविधियों की स्पष्टता का होना आवश्यक है। इसमें यह बोला जा रहा है कि हम इन्होंने जो किया उस पर वो अपने कुछ रिजल्ट निकाले हैं। इनका कहना है कि हम जो भी चीज़ें बच्चों को समझाने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पहले हमें प्लान करना पड़ेगा और उसकी जो है एक संरचना हमें बनानी पड़ेगी। उसको उसमें हमें किस तरह से उनको बताना है, एक कॉन्सेप्ट रेडी करना पड़ेगा, नियम कुछ बनाने पड़ेंगे, कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे और वो क्लियर होने चाहिए और वो अनिवार्य रूप से जो है यूज होने चाहिए। संबद्धता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलिवेंस। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही संबंध होना चाहिए। ऐसा चीज़ नहीं सिखाया जाना चाहिए या ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिसका रियलिटी से कनेक्शन ही ना हो। उसको इसी तरह की चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए जो वो अपने आप से, अभी जैसे मैं आपको ब्रूनर की थ्योरी को ही बोल रही थी कि आप अपने से उसको मैच करके देखिए। आप ऐसा भी आप भी करते होंगे, जब भी आप कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो आप पुराने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस सबको मिला करके उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालते हो। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए जो वो अपने से कनेक्ट कर पाए, समाज से कनेक्ट कर पाए, रियलिटी से कनेक्ट कर पाए। ऐसी चीज़ें उनको बताई जानी चाहिए। रेडीनेस, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। बच्चे खुद से कभी रेडी होते हैं क्या? बहुत कम ही बच्चे हैं। तो उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है, उनको हमें जो है प्रिपेयर्ड करना पड़ता है कि ये करने से क्या होगा, ऐसे मतलब उनको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो बच्चों को में जो है वो रेडीनेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अंतर्दर्शी चिंतन एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इनिशिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चों में ये डेवलप करवाना बहुत जरूरी। ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन, इनिशिएटिव चिंतन का अधिक महत्व है। यह वह होता है जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। अतः ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है। ब्रूनर का कहना है कि बच्चे को जो है आप इस तरह से रेडी कीजिए कि वो खुद से सोच करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके, आपसे पूछने की उसे ज़रूरत ना पड़े या फिर आपके ऑर्डर का, आपके इंस्ट्रक्शंस का उसको वेट ना करना पड़े, जो कि हमारे टीचिंग में एक्चुअली में होता है। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनालिटिकल चीज़ें बताते हैं, विश्लेषण बताते हैं, जिससे कि वो बच्चे बस विश्लेषण ही करते रह जाते हैं, रिजल्ट पे कभी नहीं पहुँचते हैं। अन्वेषणात्मक अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर के अनुसार बच्चों की किसी विषय के संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों से आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। अब बच्चे जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो खुद से जो है चिंतन करके सीखें, वो खुद से जो है उसको अपने अंदर ले करके सीखें। ये चीज़ों पर जो है बच्चों में ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने बोला इसलिए उन्होंने समझ लिया और सीख लिया, ऐसा नहीं। खुद से भी वो क्वेश्चन करें, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, उसके बारे में एनालिसिस करें, आप सोचें, उनको अपनी थिंकिंग को उसमें डेवलप करें। इन चीज़ों का जो है डिस्कवरी लर्निंग का जो है यूज़ बच्चों में होना चाहिए।
स्वयं कार्य करने का महत्व। ब्रूनर के इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल, मतलब इसको जैसे हम लर्निंग बाय डूइंग टाइप का बोल सकते हैं। इसमें होता है कि हम खुद से जो काम करके सीखते हैं ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसमें उसको हमको रट्टू तोता की तरह रटना नहीं पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को जो बोलती हूँ कि आप लोग अपना नोट्स खुद से बनाइए, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आपको एक तो पैटर्न पता चल रहा है, एक तो आपको प्रेजेंटेशन का तरीका पता चल रहा है, और दूसरी चीज कि आपके खुद के वहां पे वर्ड्स और सेंटेंसेस है। कुछ तो आप अपना टच उसमें देते होगे। तो जो हम खुद से अपना काम करते हैं ना, वो काम बहुत एक्टिव होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, अधिक स्थायी रूप से रहता है। उसमें बाद में रिवीजन के टाइम में या ऐसे टाइम में जब आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रूनर के सिद्धांत का जो है हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स है। ये ब्रूनर का सिद्धांत है जिसमें कि जो थ्योरी उन्होंने बनाई है, उसमें उनका कहना है कि ये 6 जब हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो डिस्कवरी लर्निंग करने में एक्सपर्ट होता है, खुद से अपनी समस्याओं का समाधान करता है, हर एक कॉन्सेप्ट को खुद से समझता है और एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है। विशेषताएं हैं, यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे पुरस्कार दंड। अब जो अधिगम हो रही है उसमें हमें क्या करना है एज अ टीचर, हमें बच्चों को री-एनफोर्स करना है, पुनर्बलन देना है। चाहे अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, अगर बुरा कर रहे हैं तो समझा करके, निगेटिव रूप में नहीं। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है। अब क्या है कि हम ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चे क्या है, उनका व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी समस्याओं को खुद समाधान करने वाले बनते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सामाजिक इसलिए क्योंकि वो जिस तरह से अपने बारे में एनालिसिस करते हैं वैसे दूसरों के बारे में भी करते हैं, और दूसरों के प्रॉब्लम को समझना या फिर उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये उनके लिए ईजी हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है। बिल्कुल सही। ब्रूनर का यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभव तथा नए विषय की विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में बल देता है। इसमें क्या है कि बच्चों का जो पहले का ज्ञान है और जो अभी का ज्ञान है, उसमें किस तरह से जो है बैलेंस बनाया जाए, एडजस्ट किया जाए, उस तरह का वातावरण भी दिया जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाए जाने वाली विषय वस्तु इस प्रकार के क्रम से प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी लॉजिकल ढंग से कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब इसमें दोष भी हैं, आइए देखते हैं। ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन हर विषय एवं उसकी पाठ्य पुस्तक वस्तु को खोजपूर्ण विधि के माध्यम से सीखना संभव नहीं है। उस स्थिति में यह समय की बर्बादी होगी। इनका कहना है कि हर सिचुएशन में जो है हम डिस्कवरी लर्निंग यूज़ नहीं कर सकते। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन इनिशिएटिव थिंकिंग पर बल दिया है, लेकिन केवल निर्भर रहने से विद्यार्थियों में संप्रत्यय के ज्ञान के बारे में विविधता आ सकती है। इसमें सामान्य बच्चे यानी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहता है। मतलब कि अगर बच्चे जब खुद से ज़्यादा सीखते हैं तो हो सकता है कि वो सही निष्कर्ष पर ना पहुंचकर गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाए, तो फिर उनके कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। विषय की संरचना को समझ पाना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इसे समझने के लिए विद्यार्थियों में विशेष क्षमता यानी एबिलिटी एंड अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लर्निंग जो है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी IQ जो है कम होती है। अगर उनको इस तरह की लर्निंग, इस तरह का मेथड अगर करवाया जाए तो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे। ये हुआ। अब आइए हम ब्रूनर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देख लेते हैं। एक्चुअली में मैं आज आप लोग के लिए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए कॉग्निटिव ही लेकर आई हूँ। जेरम ब्रूनर वाज बॉर्न इन न्यूयॉर्क 1915। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। आइए ये इतना याद रखिए, ये पाइगेट की थ्योरी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को बिल्कुल मानते हैं। इनके अनुसार जो है वो थ्योरी सही है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको जो है इन्होंने आगे बढ़ाया है।
अब देखिए ब्रूनर का जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर द वे इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड एंड इनकोडेड इन मेमोरी। जैसे कि हमारे पाइगेट ने भी बताया था कि बच्चे जो हैं खुद से सीखते हैं, वो जो है एक छोटे से वैज्ञानिक होते हैं। तो उसी तरह से इनका कहना है कि हमारा जो मोड होता है वो हमारी मेमोरी में इनकोडेड रहता है, स्टोर रहता है, और उसको जो है हम निकालते हैं लर्निंग के माध्यम से। रादर देन नीट एज रिलेटेड स्टेजेस, जैसे पाइगेट के अकॉर्डिंग, पाइगेट ने बताया था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो एज के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चे जो है सीखते हैं। सबसे पहला जो है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है, एक्शन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अगर बच्चों को अगर भूख लगे या फिर उनको जो है कोई भी चीज़ का उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या है, इनेक्ट करते हैं, मतलब कि अपने बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं। जैसे कि अगर उनको भूख लगी है तो वो रो रहे हैं, जो हमने अभी थोड़ा सा जो है उनके डिस्कवरी लर्निंग में भी देखा, लेकिन जब हम कॉग्निटिव पढ़ेंगे तो इसमें हम यह सब डिटेल में पढ़ेंगे। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इमेज बेस्ड। इसमें क्या है कि हम जो भी चीज़ें बच्चों से बोलते जाते हैं ना, अभी वो बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन वो धीरे धीरे वो इमेज जो है उस वर्ड से, उस सेंटेंसेस से रिलेटेड वो इमेज अपने दिमाग में बैठाते जाते हैं, वो इमेज के थ्रू जो है ज़्यादा समझते हैं। मेंटल डेवलपमेंट इस तरह से होता है बच्चों का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें है लैंग्वेज बेस्ड। यहाँ पे बच्चे जो है जब बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो सिंबल के रूप में भी, अब ऐसा तो नहीं ना एकदम फ्लुएंट बोलने लगेंगे, छोटे छोटे टूटे हुए वर्ड्स बोलते हैं, उसके साथ वो संकेत भी देते हैं, सांकेतिक सिंबॉलिक वे में भी बात करते हैं। जैसे पापा मम्मी बोल रहे हैं तो उसमें देखिएगा आप ज़्यादा हाथ मारना या उधर दिखाना थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो ये एज जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का होता है। एजेस दिए हुए हैं इनएक्टिव का रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है, 0 to 1 ईयर। इसमें बच्चे जो है एक्शन बेस्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन में समझाते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा है मैं आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि 1 to 6 ईयर्स होता है। 6 साल तक के बच्चे जो है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विजुअली इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और मेंटल पिक्चर इन द माइंड्स एंड आई, ठीक है। फिर हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 7 ईयर्स तक रहता है, 7 ईयर्स के तक ये इनका जो है इसी तरह से चलता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। दिस थ्योरी एम्फेसिस रीइंफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग सच एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वही है जो कि हमने अभी डिस्कवरी में पढ़ा। इनका यही कहना है कि हमें बच्चों को रीइंफोर्स करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम पे उनको अवार्ड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट ये देना और बताना कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल क्वालिटीज डेवलप बाय एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग ब्रूनर में जो है दोनों क्वालिटीज़, इंडिविजुअल एंड सोशल, दोनों क्वालिटीज़ डेवलप होती है। तो ये वही है कैरेक्टरिस्टिक जो हमने उसमें पढ़ा। ड्रॉबैक भी वही है, ड्रॉबैक में भी वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ब्रूनर्स एंड पाइगेट की थ्योरी में किया गया है, जो आपको इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके रहे इंग्लिश एंड हिंदी में ब्रूनर की थ्योरी। उल्टा हो गया था, ब्रूनर का जो है आपको इंग्लिश में कॉग्निटिव एंड हिंदी में जो है आपको डिस्कवरी लर्निंग मिला, ठीक है। कल हम फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा 1 से 2 थ्योरी और रह गया है, ज़्यादा नहीं है। एक गेने का भी लर्निंग थ्योरी है, उसको भी देख लेंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे। और उसके बाद जो है जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स है वो मैं करवाऊंगी, और साथ में आप लोग के जो सजेशंस मेरे पास आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने के लिए, वो भी हम करेंगे रिलेटेड टू हमारे ये जो तीनों पेपर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो फिर मिलूंगी कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।